Hey guys, welcome back to our channel Rankers. Today time now we will discuss about second part of first chapter of 7th class from NCERT book of history. तो हम जहाँ तक पढ़ चुके थे अब हमारा है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। यहाँ से पहले हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ 1000 years between 700 to 1750 it a huge challenge to historians largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period at अब जो हिस्टोरियन हैं जो 700 से लेकर 1750 तक के बीच का जो टाइम पीरियड था उस को पढ़ना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा लार्जली मीन्स बहुत ज़्यादा ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पे जो चेंजेज हुए थे, डेवलपमेंट्स हुई थी, विकास हुआ था उस टाइम, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग था और उस डिफरेंस के कारण ही हिस्टोरियंस काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं। एट डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस। इस मोमेंट्स में, इस क्षण में जो इस पीरियड के दौरान टेक्नोलॉजी आई, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वो बहुत ज़्यादा ही छाप छोड़ चुकी थी। लाइक द पर्सियन, जैसे कि पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, जैसे पर्सियन व्हील है उसका इरिगेशन में यूज होने लगा था। ये हमारा जो पर्सियन व्हील है ये इरिगेशन में यूज होने लगा था। इरिगेशन होता है सिंचाई करना। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग होता है बुनना, जो हाथ के द्वारा कुछ चीज़ें बुनते हैं उनको वीविंग कहते हैं। एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, कॉम्बैट होता है युद्ध, लड़ाई या कुछ जो हाथापाई या हाथ से लड़े जाने वाले युद्ध है उनको कहते हैं। फायर आर्म्स होते हैं अग्नि अस्त्र का यूज होने लगा था युद्ध और लड़ाइयों में। न्यू फूड्स एंड बेवरेज, बेवरेज होता है पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी एक्सेट्रा। नए फूड और नए पेय पदार्थ है अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट में नए नए पीने के पदार्थ और खाने की चीज़ें आई, जैसे कि पोटैटो है, कॉर्न है, चिली है, टी है एंड कॉफ़ी। Remember that all these innovation, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इनोवेशन है, ये नई चीज़ें जो हमारे यहाँ आई थी, ये किसके साथ आई थी? नए लोगों के साथ आई थी। और इन नए लोगों के साथ ही जो हमारी नई इन्वेंशन है, नई टेक्नोलॉजी है, नई क्रॉप्स है, वो भी इनके साथ ही इन लोगों के साथ आई। हु ब्रोट अदर आइडियाज़, जो अदर आइडियाज़ भी लेके आए। क्या अदर आइडियाज़ थे? वो मे बी उनके पहनने के तरीके में, खाने के तरीके में, बोलने के तरीके में, रहने के तरीके में, मीन्स जो उनके ट्रेडिशन है, जो उनके रिचुअल्स है, उनमें समथिंग चेंज था। वो भी हमारे जो सोसाइटी है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव डालते हैं। एज ए रिजल्ट दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। इसी का परिणाम ये हुआ कि इस पीरियड में जो इकोनॉमिक, जो हमारे इकोनॉमिक होते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें, राजनीतिक में, सामाजिक में और जो हमारे रहने सहने का तरीका है उनमें काफ़ी चेंजेस आए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी चेंजेस इन चैप्टर 5th, 6th एंड 7th। ये जो चेंजेस है वो आप 5th, 6th और 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल अलॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसी पीरियड के कारण के टाइम ही ग्रेट मोबिलिटी मीन्स अत्यधिक जो आवागमन है वो भी बढ़ा। मोबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। ग्रुप्स ऑफ द पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जो लोगों का ग्रुप था, झुंड था, वो अपॉर्चुनिटी होते हैं कोई काम करने की अवसर प्रदान करना या अवसर प्राप्त करना। किसी अवसरों की तलाश में, किसी अवसर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करते थे, लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस, इमेंस होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वेल्थ इकट्ठा हो गया था। एंड द पॉसिबिलिटीज, और जो संभावनाएं थी ना, फॉर द पीपल टू कार्व ए फ्यूचर, जिसके कारण फ्यूचर अपना चेंज कर सकते थे लोग, वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, और इस पीरियड के दौरान जो एक लोगों का ग्रुप था, समूह था, जो बहुत ज़्यादा
ही फेमस हुआ वो नाम था राजपूत। नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा, राजपुत्रा एक व्यक्ति का नाम था, लड़की का नाम था। सन ऑफ ए किंग ऑफ ए रूलर, जो किसी किंग या रूलर होता था, राजा के बेटे का नाम था। क्या नाम था? नाम था राजपुत्र। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a body of warriors who claimed क्षत्रियज का स्टेटस। अब जो एक कास्ट का स्टेटस था, एक कास्ट होता है, जाति का जो स्थिति थी, उसमें क्षत्रिय एक जाति ऐसी थी जो वॉरियर्स के रूप में जानी जाती थी। वॉरियर्स होते थे जो युद्ध में लड़ते थे, लड़ाइयों में जाते थे। आज भी आप राजपूतों को जानते हो, मे भी आपके आसपास में होंगे, मे भी आप में से कोई सुन रहा है मेरा जो वीडियो, उनमें से एक कोई राजपूत हो। राजपूत को बहादुरी के लिए जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में हम। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड कैप्टन्स बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन आर्मीज ऑफ डिफरेंट। इसमें केवल रूलर्स ही नहीं आते, बल्कि जो कैप्टन होते हैं, सरदार जो कबीले के सरदार होते हैं, इस टाइप से ही जो वो भी आते थे। इनमें से कुछ सोल्जर्स सैनिक और कुछ कमांडर भी आते थे, जो आर्मी होती सेना में सर्व करते थे, वो सब इसी में आते थे। आर्मी और डिफरेंट मोनार्क्स होता है राजा या किंग। मोनार्क मीन्स होता है किंग। एंड ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जो बड़े भूभाग का राजा होता था उसको बोलते मोनार्क। एज ए सिवेलरिक होता है बहादुरी का। सिवेलरिक कोड के रूप में जाना जाता था। ऑफ ए कंडक्ट, सिवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, इस सिवेलरिक कोड के रूप में जाना जाता था, बहादुरी के कोड के रूप में जाना जाता था। एक्सट्रीम वेलर भी होता है बहादुरी। सिवेलरिक और वेलर दोनों ही वीरता के लिए यूज होते हैं। जो अत्यधिक ब्रेव होते थे उनको यह कोड दिया जाता था। एक ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, और एक दूसरा इसमें था लॉयल्टी होती है हमारे किसी के प्रति वफादारी। वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट टू राजपूत्स बाय देयर पोइट्स, और ये क्वालिटीज एट्रीब्यूट की जाती थी, प्रदान की जाती थी उनके पोइट्स और जो बार्ड्स होते हैं, बार्ड्स जो गाकर कुछ किसी की गाथा बताते हैं, जैसे लोकल लोग गा के किसी के बारे में कहानी बताते हैं वो। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट्स, होम्स और कास्तास, ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। ये और जातियां भी थी, इन जातियों के इन ग्रुप्स के अलावा भी जो नीचे दी गई हैं। इनमें स्क्राइब्स होते हैं राइटर या लेखक, और सेक्रेटरीज तो आपको पता ही है। आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकेम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, और ये सभी है ना अपनी अपॉर्चुनिटी अवसरों को तलाशते थे ताकि वो पॉलिटिकल रूप से इम्पोर्टेंट हो जाए। ये तुम्हें अच्छे से पता है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी वही अच्छे से जी सकता है। थ्रू दिस पीरियड देर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पूरे पीरियड के दौरान, थ्रू आउट मीन्स के दौरान, वहाँ पे अत्यधिक, ग्रेजुअल मीन्स अत्यधिक, क्लियरिंग होती है साफ करना। फॉरेस्ट को इस पीरियड के दौरान जो जंगल थे उनकी अत्यधिक कटाई बढ़ गई थी, और जो खेती का एग्रीकल्चर होती, खेती का एक्सटेंशन हुआ, विकास हुआ। इट चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन अदर्स। कुछ एरियाज में यह बहुत जल्दी हुआ और पूर्ण रूप से हुआ कुछ एरियाज में दूसरे एरियाज के बजाय। The change in their habitat forest many forest dweller, और उनके एरियाज में जो हैबिटेट है, रहने वाले हैं या रहने का जो स्थान है, वहाँ के जो ड्वेलर हैं मीन्स रहने वाले हैं, वो माइग्रेट करने पे मजबूर हो गए। माइग्रेट मीन्स वहाँ से जाने के लिए वो मजबूर हो गए। These new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, और ये जो नए पीजेंट्स का जो ग्रुप था, नए कृषकों का ये जो ग्रुप था, वो ग्रेडली मीन्स बहुत ज़्यादा ही मात्रा में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। वहाँ के जो रीजनल मार्केट्स हैं, वहाँ के जो लोकल मार्केट्स हैं, जो वहाँ के चिफ्टेंस हैं, प्रीस्ट हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, और जो टेम्पल हैं उनसे। मोनेस्ट्रीज मीन्स क्या होता है? आश्रम या जो धर्मशालाएं एक्सेट्रा, वो मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वहाँ के तरीकों से। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और जो बड़ी लार्ज मीन्स बड़ी सोसाइटी थी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्सिटी थी वहाँ पे उनका वो हिस्सा बन गए। वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेज, और उनको रिक्वायरमेंट्स आवश्यकताएं थी टैक्स पे करने की, क्योंकि राजा उनसे टैक्स मांगता था, उन्हें देना पड़ता था। ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स, और इसलिए वो ऑफर करते थे गुड्स मीन्स वस्तुएं, और अपनी जो सेवाएं हैं, जैसे विभिन्न नौकरों के रूप में हम आज भी जॉब्स करते हैं वो सर्विसेज ही कहलाती हैं, जो उनके लोकल लॉर्ड्स हैं उनको देते थे। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेज अमर्ज्ड अमंग्स पीजेंट्स, और इसका यह रिजल्ट हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो इकोनॉमिक और सोशली डिफरेंस एमर्ज हुआ, पनपा, एमर्ज मीन्स पनपना या विकसित होना, उस टाइम जो डिफरेंस पैदा हुआ उन पीजेंट्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा ही अलग अलग स्टेटस में रहने लगे। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव, उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, कठोर परिश्रम करते थे, और अपनी उनकी लैंड भी बहुत अच्छी थी। एंड अदर आल्सो केप्ट कैटल, और दूसरे कुछ कैटल रखते थे। सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग लीन सीजन मीन्स जो खाली समय था उस टाइम वे दूसरी एग्रीकल्चर के अलावा भी एक्टिविटी करते थे ताकि उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। ये तुम्हें अच्छे से पता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा वर्क करते उन्हें ज़्यादा इनकम मिलेगी, इस टाइप से कुछ कैटल रखते हैं उनसे इनकम मिलती थी। जिसके कारण जो सोशल स्टेटस है उसमें भी चेंज आया, क्योंकि कुछ तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए और कुछ वहीं पे अपनी पुराने वाली स्थिति में ही रहे, और कुछ उससे भी ज़्यादा नीचे चले गए जिन्होंने बिल्कुल ही मेहनत नहीं की। As society became more differentiate, people were grouped into जातिज और सब कास्ट and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation। और इस तरह एक जो सोसाइटी थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया, या उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, और पीपलों जो लोग थे उनके एक ग्रुप बन गया जो कि जातीज में डिवाइड हुआ। फिर सब कास्ट, उनकी भी फिर और जातियां बनी, और उनको रैंक दे दिया गया जो उनको उनका जो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड मीन्स जो उनकी स्थिति थी, जो उनका स्टेटस था, उसके अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको जातीज या कास्ट में रैंक किया गया। और जो उनका ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन होता व्यवसाय, जो उनका व्यवसाय था उसके अकॉर्डिंग। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और ये रैंक है ये परमानेंटली फिक्स नहीं थे, जैसे कि आज हम देखते हैं, जैसे जाट है तो जाट ही रहते हैं, जो हमारे ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण ही रहते हैं, ऐसे नहीं था पहले बल्कि अलग अलग था। एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, जैसे उनकी पावर थी उसके अकॉर्डिंग, इन्फ्लुएंस जिन उनके ऊपर किसका है उसके अकॉर्डिंग, जो उनके रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति। और जो रिसोर्सेज मीन्स जैसे अब किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पेट्रोलियम किसके पास है ज़्यादा, लोहे के जो हमारे कोल के भंडार हैं वो किसके पास है, वैसे ही रिसोर्सेज होते थे, जिसके पास ज़्यादा होते थे वही कंट्रोल करता था जाति के अदर मेंबर्स को। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और जो स्टेटस है वो एरिया टू एरिया जाति का अलग भी हो सकता है था। जैसे में भी यहाँ पे जो ब्राह्मण का स्टेटस है हमारे जो एरिया में भी वो अलग हो, दूसरे एरिया में इस तरह से जाति का स्टेटस भी अलग हो जाता था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, और अलग अलग जाति के अलग अलग रूल और रेगुलेशन होते थे, वो सेम नहीं होते थे। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ताकि वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और ये एक असेंबली होती थी जिनके बड़े बूढ़ों की, जिसके द्वारा इन्फोर्स किए जाते थे, लागू किए जाते थे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, और कुछ एरियाज में आज भी हम ऐसे ही कहते हैं जाति पंचायत, गांव की पंचायत के रूप में इनको डिस्क्राइब किया जाता था, इनका वर्णन किया जाता था। बट जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, और हर एक जाति को जो वहाँ के विलेज के रूल रेगुलेशन होते थे उनको फॉलो करना पड़ता था। सारी जातियों को, ये नहीं है कि ब्राह्मण के अलग रूल होंगे, राजपूत के अलग रूल हो गए, ये नहीं था। सभी जाति को जो गांव के विलेज के जो रूल थे उनको
फॉलो करना पड़ता था, ये आज भी हमारे सेम है लगभग। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय ए कैप्टन। कैप्टन होते थे सरदार, सेना में या जो सेना की टुकड़ी होती थी उनके सरदार होते थे, और वो एक गांव के या बहुत सारे गांव को गवर्न करते थे, उन पे रूल करते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और एक साथ है वो जो राज्य की छोटी सी एरिया था उसी को ही रूल करते थे, कंट्रोल करते थे। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। हैबिटेट के किसको कहते हैं? रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स होते हैं वहाँ के रहने वाले, उनके किसी विशेष स्थान के रहने वालों की जो लाइफस्टाइल है, उनको इकोनॉमिक जो स्टेटस है, जो सोशल रूल है वहाँ गांव के, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, इन सभी को इंक्लूड करके ही हैबिटेट कहा जाता है। अब इसमें है, ये आपके पढ़ने के लिए है, मैं पढ़ देती हूँ। ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस डिस्क्राइब इन द सेक्शन विच डू यू थिंक वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द टाउन और विलेज इन विच यू लिव। आप इसकी लिस्ट बनाओ, कॉपी में लिखो और टीचर को चेक करवाना। चलते हैं आगे। Region and empires. Large states like those of the Cholas, Chapter 2, Tughlaqs, Chapter 3, and Mughlans, Chapter 4, encompassed many regions. Encompassed means क्या होता है? घेरना, किसी को घेरना इनकम्पास्ड होता है। इसका मतलब है जो ये जो रूलर्स थे, ये अलग अलग एरिया को घेर के रखते थे, मीन्स अपने अंडर कंट्रोल रखते थे। इनका अलग अलग एरिया है सभी का, इनको आप अच्छे से रीड करना। ये संस्कृत प्रशस्ति होती है कोई पत्र, प्रमाण पत्र, जैसे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वैसे ही संस्कृत में ये इसको प्रशस्ति कहा जाता था। सी चैप्टर 2 फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए प्रशस्ति के लिए हम सेकंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के लिए प्रशस्ति लिखी गई है किसी एक पोइट के द्वारा, जिसमें उसने बलबन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। ये बलबन का राज या रूलिंग टाइम था 1266 टू 87, 1266 से 87 तक। Exclaimed that he was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal in the east to Gazna in the Afghanistan in the west and include all of the South India। द्रविड़ा के जो राज्य था वहाँ तक फैला हुआ था, साउथ में, ईस्ट में ये बंगाल तक फैला हुआ था, और वेस्ट में ये अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। मीन्स यहाँ से यहाँ और लगभग पूरा इंडिया ही इसके अंडर कंट्रोल था, जो कि बहुत ज़्यादा दूर तक स्ट्रेच हुआ था, फैला हुआ था। स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ। People of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies। जो यहाँ के जो राजा थे उसकी आर्मी के आगे टिक नहीं पाए और वो फ्लैड हो गए। फ्लैड मीन्स भाग जाना, डर के भाग जाना या राज छोड़ देना। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज, जो हिस्टोरियन हैं वो इसको ऐसे दर्शा। पहले हम इस मैप के, ये जो दिया गया है ये हमारा मैप के बारे में दिया है कि ये जो दिल्ली सल्तनत के टाइम ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रीजन, मोहम्मद तुगलक का राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था इसके बारे में दिया गया है। ये आप अच्छे से पढ़ना, जैसे कि ये फैला हुआ था उसके नाम दिए गए हैं, ये आप पढ़ना और इनको लिखना, इनकी लिस्ट बनाना कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था। अब हम आगे नेक्स्ट पेज। हिस्टोरियंस रिगार्ड इट दीज एज एग्जेजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट।
अब जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो ये क्लेम है ना कि जो गयासुद्दीन तुगलक ने इतना ज़्यादा वास्ट एम्पायर खड़ा किया था, वो बात बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड है। एग्जेजरेटेड होना, बढ़ा चढ़ा के बात कहना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना। हिस्टोरियंस इस पे बिलीव नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसके बाद इसके लिए भी वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो रूलर्स है ना, वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, उसके ऊपर क्लेम करने में क्यों ज़्यादा बिजी हैं या क्यों ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अब जो अमीर खुसरो थे, वेल नोन राइटर थे हिंदी के, उन्होंने क्या लिखा है लैंग्वेज ओरिजिन के बारे में, हम इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं इसमें। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land: Sindhi, Lahori, Kashmiri, Devasandri in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujari in Gujarat, Mahabari in Tamil Nadu, Gori in Bengal, Awadhi in eastern Uttar Pradesh, and हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। दिल्ली के पास जो हिंदवी कहा जाता था वो बोले जाते थे। ये सब डिफरेंट रीजन की लैंग्वेज है जिनको आप लिस्ट बनाना, और लिस्ट को जो प्रेजेंट में जिस स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है उससे मैच करना। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन देयर द कंट्रास्ट to these languages. There was Sanskrit, which did not belong to any region. It was old language and common people don't know it, only be Brahmins do it. और जो संस्कृत है उसको कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं कहा जाता था, बल्कि ये केवल ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाती थी। इसीलिए ये एजुकेटेड लोग थे या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे वही बोलते थे। ये जो नॉर्मल लोग थे, कॉमन लोग थे, वो नहीं बोलते थे। अब आगे आपको एक लिस्ट बनानी है, आगे पढ़ते हैं। बाई 700 मेनी रीजन्स already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. अब जो इसके बाद जो 700 और अलग अलग रीजन थे जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे जोग्राफिकली जो डायमेंशन है उसके ऊपर कंट्रोल करते थे, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी, उनके अपने अपने कल्चरल महत्वपूर्ण कल्चर थे, उनकी अपनी अपनी कल्चर की विशेषताएं थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, और इसके बारे में आप चैप्टर 9 है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे। चैप्टर 9 में हम डिटेल से इसके बारे में करेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, और वो अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज हैं उनसे बिलोंग करते थे। दे वर कंसिडरेबली कॉन्फ्लिक्ट, चोलाज, खिलजी, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। और ये अलग अलग डायनेस्टीज थे, अलग अलग लोग थे जो अलग अलग रीजन पे रूल करते थे। इनमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ इनमें होती रहती थी, और इनका अपना अपना इलाका था। और टाइम के दौरान स्पेनिंग मीन्स जैसे जैसे टाइम बीता तो जो डाइवर्स रीजन, अलग अलग जो रीजन थे, इलाके थे, उनमें चेंज होते गए। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, और ये सारे जो एम्पायर थे वो एक समान रूप से स्टेबल मीन्स स्थिर नहीं थे और सक्सेसफुल नहीं थे। कुछ बहुत ज़्यादा गरीब थे, कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। कंपेयर और एग्जाम्पल टेबल्स 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of the rules of खिलजी एंड मुगल डायनेस्टीज। अब इसमें आपको चैप्टर 3 और 4 में जो टेबल दी गई है उसको मैच करना है, और उसको मैच करके देखना है कौन सी ज़्यादा सक्सेसफुल डायनेस्टी थी और कौन ज़्यादा नहीं थी। एक बार हम इस पे क्विक रिविजन ले लेते हैं जो हमारी ये है। वाई डू यू थिंक रूलर्स मेड सच क्लेम्स, इस तरह के क्लेम्स क्यों बनाते हैं, एक बार आप लिस्ट बनाना और अपने टीचर से मैच करवाना। आगे है, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century इट लेड टू द रीएमर्ज ऑफ रीजनल स्टेटस। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन मीन्स पतन, डिक्लाइन होता है पतन होना। जब पतन हुआ 18th century में, 18वीं शताब्दी में,
इट लेड टू री एमर्ज, ये दोबारा से एमर्ज होने के अपने जो स्टेट है, अपने जो रीजनल स्टेट है, अपना जो लोकल एरिया है उस पर कोशिश करता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑलरेडी अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। परंतु जैसे जैसे इम्पीरियल था, जो अंग्रेजी शासन हुआ, और जो लोकल रूल था, लोकल एरिया में जो रूल था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ऑफ द रीजन वर लेफ्ट विद द legacies of the big and small states that ruled over them। जैसे जैसे टाइम बीता उसी के अकॉर्डिंग ही जो विरासत थी उनकी वो चेंज होती गई। उनका जो पुराना स्टेटस है वो अलग हो गया, चेंज हो गया। दिस वाज अपैरेंट इन द एमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन। और इसके अलावा भी वहाँ पे अलग अलग तरह के जो ट्रेडिशन है वो एमरजेंस हुए, पनपे। एमरजेंस मीन्स पनपना या जन्म लेना। और वहाँ इन द रेलम होता है राजा, राज में, या जिसके प्रभाव में गवर्नेंस, जो गवर्नेंस थी, गवर्नमेंट थी, उसके प्रभाव में वहाँ पे द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का या जो पैसे का जो मैनेजमेंट है, इलाइट कल्चर्स, इलाइट होता है जो अमीरों का कल्चर है वो, एंड लैंग्वेज, ये सब अमर्ज हुए, ये सब विकसित हुए इस टाइम पे। इसके बाद थ्रू द 1000 years between 700 to 1750 the character of the different regions did not grow in isolation। इन हजारों सालों के दौरान जो भी रीजन या एरिया थे वो ग्रो हुए अपने ही आइसोलेशन में, मीन्स अपने ही एकांतपन में, मीन्स सबका अपना अपना डेवलपमेंट था, वो चेंज था एक दूसरे से। दे फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ द इंस्टीग्रेशन विदाउट एवर क्विट लॉसिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। इसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पैन रीजनल्स पे, अपने लोकल एरिया पे फोर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, प्रभाव देखा, जो कि वहाँ पे अलग नहीं थी, मीन्स सभी पे लगभग सेम ही पड़ा था, जो चेंज था सभी पे एक जैसा ही प्रभाव पड़ा था, किसी पे कम या ज़्यादा नहीं था। आगे है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। जो ओल्ड रिलीजन था और जो नया रिलीजन था उसमें क्या डिफरेंस था, क्या नहीं था, ये हम पढ़ेंगे अभी इसमें आगे। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious tradition। हजारों सालों की जो हिस्ट्री है हम जिसकी खोज कर रहे हैं वो विटनेस्ड है, गवाह है बहुत सारे डेवलपमेंट्स की, मुख्य विकास की। जो हमारे रिलीजियस धार्मिक ट्रेडिशन है, उनकी जो धार्मिक ट्रेडिशन है उनमें जो चेंज आए उनकी वो गवाह है। पीपल विलेज इन डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वाज कलेक्टिव। जो पीपल का, लोगों का विश्वास है भगवान में या देवता में, वो कभी कभी अपने गहराई से देखें तो पर्सनल होता है, परंतु अगर हम कलेक्टिव रूप से देखें तो वो सभी में समान होता है। कलेक्टिव बिलीव इन सुपरनेचुरल एजेंसी। अगर कलेक्टिव रूप से देखें, समूह के रूप में देखें, तो वो रिलीजन में विश्वास करते हैं जो कि सुपरनेचुरल है, उसमें सभी विश्वास करते हैं। वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। जो कि हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्लोजली मीन्स बहुत ही ज़्यादा निकटता से संबंध रखती है जो वहाँ के सामाजिक और जो वहाँ का आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संघ है, उससे, उसकी कम्युनिटी से वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, उससे बहुत ज़्यादा संबंधित होती है। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स। इसी तरह जो सोशल वर्ल्ड है, उनका जो सामाजिक संसार है, वो इन ग्रुप्स का वो अल्टर्ड हो जाता है। अल्टर्ड मीन्स चेंज हो जाता है उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग, या जो सोशल वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग उनके बिलीफ चेंज हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। इसीलिए इस पीरियड के दौरान जो महत्वपूर्ण चेंज हुए थे वो
आज हम हिंदुइज्म के रूप से जानते हैं, हिंदुइज्म हिंदुता के रूप में जानते हैं। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, इसमें शामिल होंगे नए देवताओं की पूजा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण, बाय रॉयल्टी एंड ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और जो रॉयल्टी थी, रॉयल्टी मीन्स राजा थे, उनके द्वारा टेम्पल्स का, मंदिरों का निर्माण करवाना, और जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी महत्ता का बढ़ना। ब्राह्मण के जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई, प्रेस्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, और वहाँ पे वो सोसाइटी में एक डोमिनेंट मीन्स जिनका प्रभुत्व है, प्रभुत्व इनका बढ़ गया था। प्रभुत्व होता है इम्पोर्टेंस या प्रभाव, इनका प्रभुत्व बढ़ गया था ब्राह्मण्स का। देयर नॉलेज ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ब्राह्मण्स को संस्कृत लैंग्वेज की नॉलेज थी जो कि ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती थी, और ऑल इंडिया में वही लोग इसको समझते थे जो वेल एजुकेटेड थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अब इनका संस्कृत नॉलेज के कारण ब्राह्मण्स का सोसाइटी में सम्मान बढ़ गया था। देयर डोमिनेंट पोजिशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स। पैट्रन्स होते स्वामी, उनके जो स्वामी थे, पैट्रन्स थे, उनके द्वारा उनकी जो सोसाइटी में पोजीशन थी वो कंसोलिडेटेड होगी। कंसोलिडेटेड मीन्स संगठित हो गई, अर्थात उनकी जो शक्ति थी वो संगठित होगी, बढ़ गई उनकी पावर, क्योंकि उनके पैटर्न भी उनके साथ ही थे। न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, जो नए रूलर थे वो प्रेस्टीज होता है सम्मान, सम्मान के खोज रहे थे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स वाज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। एमर्जेंस होता है जन्म लेना। इस पीरियड के दौरान जो मुख्य विकास हुआ वो भक्ति का जन्म हुआ, मतलब जो आइडिया या भक्ति का वो इसी टाइम पीरियड के दौरान ही आया था। ऑफ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ द प्रीस्ट और इलोबरेट रिचुअल्स। और जो पर्सनल डाइटी थे, जो सभी के अलग अलग देवता थे वो, और जो डिवोटी थे वो किसी ब्राह्मण या प्रीस्ट के द्वारा ही, किसी रिचुअल के द्वारा ही अपनी डाइटी तक पहुंच सकते थे, अपने भगवान तक पहुंच सकते थे। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8 जो 8वां चैप्टर है, इसमें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कुछ जो ये दो लास्ट में दिए हैं इसको आप खुद ही पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम। पैटर्न के बारे में यहाँ दिया गया है। influential wealthy individual who supports another person, an artist, a craft person, a learned man or a noble। जो एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो आर्टिस्ट है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको संरक्षण प्रदान करे, उसको पैटर्न कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। यह वह समय भी था जब रिलीजन है ना इस सब कॉन्टिनेंट में अपीयर्ड हुआ, प्रकट हुआ मीन्स सभी लोगों के तक पहुंचा। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 17th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में जो मर्चेंट आए और जो वहाँ के माइग्रेंट आए वो कुरान लेके आए। कुरान मुसलमानों की जो पुस्तक है वो 17th सेंचुरी में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी होता है जो हमारा संप्रभुता मीन्स जिसके ऊपर जिससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, सबसे बड़ी शक्ति किसको मानते थे वो? कुरान को सबसे बड़ी वो शक्ति मानते थे। इसके बाद वो अल्लाह हुज लव मर्सी एंड ब्यूटी एम्ब्रास ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड द सोशल बैकग्राउंड। अब अल्लाह ऐसी शक्ति थी जो सभी को प्यार करती थी, मर्सी मीन्स दया देती थी, और सभी की जो शक्ति थी जो उसमें बिलीव करते थे उसको ये सब वो देते थे विदाउट रिगार्ड, ये देखे बगैर कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है अमीर है, इस टाइप को देखे बगैर ही उन सभी को एक समान ही वो ये सब देता था। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड
उलमा, लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स। अब बहुत सारे रूलर आए, पैटर्न जो कि अलग अलग संरक्षक के थे इस्लाम के और उलमा के। उन्होंने जो थियोलॉजिशियन हैं, जो पढ़े लिखे धर्मगुरु थे, ज्यूरिस्ट थे, जो कि कुरान का एक्सप्लेनेशन करते थे और कुरान के बारे में जो बताते थे, टीचिंग करते थे, वो आए। एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड, और हिंदुइज्म की तरह ही जो इस्लाम है उसको भी इंटरप्रेट किया गया, उसका भी वर्णन किया गया। इंटरप्रेट करना, वर्णन करना इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर। जो इसके फॉलोवर थे वो अपने अपने तरीके से इसका वर्णन करने लगे, इंटरप्रिटेशन करने लगे अपने अपने शब्दों में। There were the Shia Muslims who believed that the Prophet's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. Legitimate होता है कानूनी लीडर कौन है? जो मोहम्मद कौन थे? जो कुरान को जिसने लिखा था, कुरान को लिखने वाले राइटर थे, वो उसके सन इल्लो थे अली, वो इसके उत्तराधिकारी थे मुस्लिम्स के। द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफाज। जो सुन्नी मुसलमान थे वो खलीफा की अथॉरिटी है उसको लीडर के रूप में मानते थे। एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, और जो उनके और उत्तराधिकारी खलीफा थे उनके बारे में मानते थे। दे वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। ये और दूसरा कारण है जो डिफरेंस है, अलग अलग जो लॉ है ना इस मुसलमानी यथार्थ कुरान को फॉलो करने वाले, इस तरह से वो अलग अलग जो रूल्स थे उनको फॉलो करते थे। हनफी एंड शाफीज मेनली इन इंडिया। जो इंडिया में मुसलमानों की जो जातियां हैं ये दो हैं। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, और जो थियोलॉजी है उनकी, मिस्टिक ट्रेडिशन है उनकी। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब हम जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसके बारे में और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में जानेंगे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स। हिस्टोरियंस के लिए जो टाइम है वो केवल घंटों और मिनटों का पासिंग ही नहीं है, डेज और ईयर्स एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर, ये सब ही नहीं है हिस्टोरियन के लिए, बल्कि टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम के अकॉर्डिंग ही जो चेंज होते हैं इकोनॉमिक में, सोशल और जो अदर चेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब नोट करते हैं हिस्टोरियंस। वो केवल टाइम को ही नोट नहीं करते। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आइडियाज एंड बिलीफ्स, और जो परसिस्टेंस है, दृढ़ता है या कठोरता है, और जो बदलाव है आइडियाज का और बिलीफ्स का, उनको भी नोट करते हैं। कुछ तो जो अडर होते हैं, चिपके रहते हैं अपने पुराने ट्रेडिशन से, और कुछ जो अपने चेंज होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। इन दोनों को ही नोट करते हैं हिस्टोरियंस, कि कैसे कुछ लोग हैं जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और कुछ चेंज को। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स। और जो हिस्ट्री की, जो पास्ट टाइम की जो स्टडी है उसको इजी बनाने के लिए जो हिस्टोरियंस है उसको, हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं। जो पास्ट का टाइम है उसको डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंट्स मीन्स पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पीरियड को। दैट पोजेस शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक टाइम पीरियड में कुछ सेम ही क्वालिटीज होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी या गुण होंगे। गुण, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुण, सेम विशेषताएं होंगी। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। जो 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था उसमें एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए थे जिसने हमारी इंडिया की हिस्ट्री को जो अकॉर्डिंग रिलीजन डिवाइड किया है, और वो 3 रिलीजन क्या थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश मीन्स आपको पता है अंग्रेज। This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change। और इस डिवीजन का मुख्य बेस या आधार क्या था कि जो आइडिया है या जो विचार है या थॉट है वो रिलीजन, जो रूलर का रिलीजन है उसी से ही प्रभावित होते हैं।
जो भी हिस्टोरिकल चेंज होंगे वो, बाकी जो चेंजेस होंगे उनको वो इग्नोर करते हैं। दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, और वहाँ पे और कोई भी विकास नहीं होगा, कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं होगा। इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सामाजिक हो या फिर कल्चरली हो। कल्चरली मीन्स खाने पीने में जो चेंज होता है या पहनावा है उसमें, बोलने के तरीके में, एक्सेट्रा। सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसने अनदेखा कर दिया, इग्नोर्ड मीन्स अनदेखा कर दिया, जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी होती है अनेकता, जो महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा अनेकता में एकता थी इस सब कॉन्टिनेंट की, उसको भी उसने इग्नोर कर दिया। इस टाइप का जो ये डिवीजन था इसने। अब आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं एक बार, इसमें है नहीं साइड में कुछ, थैंक यू। आगे चलते हैं। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे। पीरियोडाइजेशन होता है पीरियड को डिवाइड करना। आज भी कुछ हिस्टोरियंस इस पीरियोडाइजेशन को फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। परंतु कुछ हिस्टोरियंस हैं, बहुत कम ही हिस्टोरियंस हैं जो कि फॉलो करते हैं इस पीरियोडाइजेशन को। आज बहुत सारे लोग क्या देखते हैं, जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स होते हैं भाग, उन्हीं को ही महत्ता देते हैं, और उन्हीं जो मेजर एलिमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा वो दबाव देते हैं, उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। द हिस्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। जो लास्ट ईयर आपने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में, अत्यधिक मात्रा में जो अर्ली सोसाइटी है उसके बारे में। हंटर थे, उनमें क्या थे, हंटर थे, गैदरर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेज, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जो लोग पहले ही सेटल होना शुरू हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल। मेडिवल मीन्स मध्यकाल, मध्यकालीन जो हिस्ट्री है इस साल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज एंड राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस। आप इसके बारे में अब और भी ज़्यादा जानोगे कि कैसे जो पीजेंट है वो स्प्रेड हुए और सोसाइटीज़ बनाई उन्होंने, और कैसे राइज हुआ, विकास हुआ, जो रीजनल और इम्पीरियल स्टेट है उनका फॉर्मेशन हुआ। इम्पीरियल होता है राज्य, राज्य और जो सरकारें हैं वो बनी, इसके बारे में हम जानेंगे कैसे बने। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और पढ़ेंगे कि हिंदुइज्म कैसे आया, इस्लाम कैसे आया, और जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो कैसे सेटल हुई यहाँ पे इंडिया में। दीज 1000 years ऑफ इंडिया हिस्ट्री विटनेस्ड कॉन्सिडरेबल चेंज। और जो ये हजारों साल है इसमें हिस्ट्री विटनेस्ड है, गवाह है कि इसमें कॉन्सिडरेबल मीन्स महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th और the 11th century, क्योंकि इसके सभी के बावजूद जो 16 और 18th सेंचुरी है वो बहुत ज़्यादा ही अलग है जो हमारी 8th और 11th सेंचुरी थी उससे। Therefore describe the entire period as one historical unit in not is not without its problems। इसलिए हम अगर डिस्क्राइब करें, वर्णन करें जो सारी हिस्ट्री है, ये जो सारा टाइम पीरियड है उसको एक ही हिस्टोरिकल यूनिट में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होगी, इसको हम विदाउट प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। इससे भी ज़्यादा जो हमारा मध्यकालीन पीरियड है वो कंट्रास्ट किया जाता है जो हमारा मॉडर्न पीरियड है उसके साथ। मॉडर्न मीन्स जो आधुनिक काल था उससे। मॉडर्निटी कैरीज विद इट एसेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मॉडर्निटी से हमारा मतलब है, कैरीज मीन्स कैरीज का मतलब है मीन्स, मॉडर्निटी का मतलब है कि जो हमारी सेंस है ना मटेरियल प्रोग्रेस की, जो हमारी मटेरियल मीन्स होता है जो हमारी पैसे से, मटेरियल मीन्स पैसे
से या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उससे संबंधित जो प्रोग्रेस है, और जो इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिता या बौद्धिक, जो बौद्धिक 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 एडवांसमेंट है या प्रगति है, इस सभी में शामिल है मॉडर्निटी में। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। इसलिए जो ये प्रोग्रेस थी, मटेरियल प्रोग्रेस और जो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट थी, ये कहीं ना कहीं जो मेडिवल पीरियड था उसमें लेक था, उसमें नहीं था, उसमें इसकी कमी थी। बट द कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। परंतु आज जो हम जो कोर्स जान रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड often and economics in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies। जो इस हजारों सालों के दौरान जो सोसाइटी में इस सब कॉन्टिनेंट में ट्रांसफॉर्म हुई, चेंज हुई, और जो इकोनॉमिक्स थी उसमें रीजनल लेवल पे जो चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंज हुए, और जिसके कारण प्रोस्पेरिटी आई। प्रोस्पेरिटी मीन विकास हुआ। वो अट्रैक्ट करता है जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी था उनको इंडिया में आने के लिए। यूरोपियन आए थे इंडिया में व्यापार के लिए, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहलाता था, क्यों कहलाता था? क्यों हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड था। Also, whenever you can try and compare what you read in this book with what you read last year, look out for changes and continuities whenever you can, and look at the world around you, see what else has changed or remained the same। अब आपने लास्ट ईयर जो बुक पढ़ी थी, लेसन पढ़ा था, और अब जो लेसन पढ़ा है इसमें क्या डिफरेंस है, और जो अब तुम आसपास देखते हो उसमें क्या चेंज है या चेंज नहीं, सेम ही है। ये सब आप लिस्ट बनाना और देखना कि क्या चेंज है क्या नहीं है। थैंक यू गाइस। आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज फिर कभी करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ like my video and share also, and subscribe my channel.